हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, आज हम आप सबके बीच भौतिक विज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बच्चे, ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल आपके बीच रखा है। आज फिर एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर हम आपके बीच आए हैं। वो महत्वपूर्ण सवाल होंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। बच्चे, अक्सर हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के संबंध में कुछ बातों को समझने के लिए मिलता है। आज हम इन दोनों दर्पणों में अंतर के बारे में समझेंगे। क्या होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर? डिफरेंट बिटवीन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बच्चे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग पहले से भी जान चुके हैं। आज हम विस्तार पूर्वक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को समझेंगे। तो देखिए, यह एक अवतल दर्पण है और हम जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है बच्चे, उसका जो वक्रता केंद्र होता है ना, वो परावर्तक सतह की ओर होता है। यदि ये एमएन एक अवतल दर्पण को हमने मान लिया, यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉन्केव तो इस दर्पण में हम देखते हैं कि इसका जो परावर्तक सतह है वो वक्रता केंद्र की ओर है। हमने इसी बात को यहां पर अंतर में लिखा है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह वक्रता केंद्र की ओर होता है। और इसी प्रकार से यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें बच्चे, यह है उत्तल दर्पण। तो हम देख रहे हैं कि इस दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो वक्रता केंद्र के विपरीत है। वक्रता केंद्र इधर है और परावर्तक सतह इधर है। तो मैंने लिखा है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह वक्रता केंद्र के विपरीत होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर होता है और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र के विपरीत होता है। अब ये देखता हूं कि जो अवतल दर्पण है बच्चे, इसका जो ये परावर्तक सतह है ना, ये धंसा होता है या दबा हुआ होता है। परंतु उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है यह उभरी हुई होती है या फिर उठी होती है। इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसी या दबी रहती है और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है बच्चे, वह उभरी हुई या उठी रहती है। ठीक है बच्चे। फिर हमने देखते हैं कि अवतल दर्पण में जो भी हमने प्रतिबिंब को बनाया उसमें देखा कि 5 स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होती थी और एक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता था वो काल्पनिक होता था। इसलिए अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनेंगे। लेकिन उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है। इसलिए हमने इस तीसरा अंतर में लिखा कि अवतल दर्पण से वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, परंतु उत्तल दर्पण से बच्चे, उत्तल दर्पण से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। हम ऐसा देख पाए, अवतल दर्पण में जो भी वस्तु को रखा था, कुछ प्रतिबिंब
छोटे बन रहे थे, बहुत छोटे बन रहे थे, बड़ा भी बन रहा था, और जब मैंने वक्रता केंद्र पर रखा था तो वस्तु का प्रतिबिंब बराबर भी बन रहा था। इसलिए अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक के साथ साथ ये आकार में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण है बच्चे, उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वह वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। इसलिए मैंने चौथे अंतर में लिखा कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा, बड़ा या बराबर होता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से आकार में छोटा होता है। ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये अवतल दर्पण अगर है और इधर से कोई प्रकाश की किरणें जा रही है तो यह फोकस से लौट जाती है। मतलब ये जो फोकस है बच्चे अवतल दर्पण में वह वास्तविक होता है, लेकिन इसमें अगर कोई प्रतिबिंब जा रही, प्रकाश की किरण जा रही है तो यह रिटर्न कर जाता है और काल्पनिक रूप से एक से लौटता है। ठीक है बच्चे, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वह वास्तविक होगा, लेकिन उत्तल में जो फोकस होगा वह काल्पनिक होगा। तो मैंने आगे में लिखा है कि अवतल दर्पण का फोकस हमेशा वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है बच्चे। इसके बाद हमने देखा कि इस पर जितना भी प्रकाश की किरण जाएगी, जैसे कि ऊपर से गया तो फोकस से लौट गया, इधर से भी प्रकाश की किरणें गया तो फोकस से लौट गया, इसमें अगर हम प्रकाश की किरण को ऐसे भेजें तो यह भी काल्पनिक रूप से एक से लौटेगा और ऐसे परावर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तो मैं देख रहा हूं, यह देख रहे हैं इस अवतल दर्पण कि प्रकाश परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें सटती है, अभिसारित होता है, और इसमें प्रकाश की किरणें फैलती है, उत्तल में अपसारित होता है। तो इसके लिए हमने लिखा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को मोड़ने का काम करता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है वो प्रकाश को फैलाने का काम करता है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। इसके बाद बच्चे सबसे लास्ट अंतर है, हम ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह रोगियों के नाक, कान, गला की जांच करने में, सोलर कुकर में, सोलर भट्ठी में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, हजाम की दर्पण के रूप में, ये सभी में तमाम हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो सड़क या गलियों में, स्ट्रीट लाइट में या फिर गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए पीछे से आने वाले गाड़ियों को देखने में आसानी होती है। अतः अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में हमने दिखाया, हजामती दर्पण में भी करते हैं, रोगी के नाक, कान, गला की जांच करने में भी करते हैं, सर्च लाइट में भी किया जाता है, और उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गलियों में, स्ट्रीट लाइट में और गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। तो ये तमाम अंतरों को आज हम आपके बीच रखे, जो आप सभी ने देखा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। हमने फिगर के माध्यम से भी दोनों में अंतर को स्पष्ट किया। ये आज हमने पढ़ा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। बच्चे, यदि ये अंतर आपको समझ में आई है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।